Hello everyone, today we are going to start with the chapter States of Matter. So without wasting time, let us start the chapter. इससे पहले जो है हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है देखिए। अब तक जो हमने पढ़ा हुआ है तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल एटम्स जो हैं वो हमने पढ़ी हुई हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल एटम्स का मतलब क्या है कि हम जो किसी भी सब्सटेंस को पढ़ते हैं तो उसमें हम एक्चुअली एटम को इंडिविजुअल लेकर चलते हैं और उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। अब ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, वो उनका जैसे कि एटॉमिक साइज़, ठीक है, एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर साइज़ हो गया, या फिर उनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी हो गई, या फिर उनका आयनाइजेशन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी या पोलैरिटी मॉलिक्यूल की, एंड मैनी मोर, जो कि हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी पढ़ी हैं। तो जनरली वो इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट एक्चुअल में जब भी हम लैब्स वगैरह में पढ़ते हैं तो लैब्स वगैरह में हम मैटर को बल्क में लेकर चलते हैं, ठीक है, बल्क मैटर की हम बात करते हैं। अब बल्क मैटर क्या हो गया, बल्क मैटर मतलब हम इंडिविजुअल एटम ना लेकर हम कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ले रहे हैं, यानी वी आर टेकिंग कलेक्शन of large number of atoms. That's why we are taking the bulk matter or the term matter is there. ठीक है। अब इसमें जो कुछ एग्जांपल्स जो मैं आपको दे देता हूँ प्रॉपर्टीज़ जो बल्क मैटर की होती हैं, वो होता है जैसे कि इनका प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो हम पढ़ते हैं। या फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। बल्कि ये चीज़ें, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब कोई मायने नहीं रखता अगर हम इंडिविजुअल एटम की बात करें, क्योंकि इंडिविजुअल एटम तो जनरली वैसे ही गैसियस स्टेट में होता है अगर आप सिंगल एटम की बात करते हैं, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि हम बल्क मैटर में ये सब जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, तो इंडिविजुअल एटम के टाइम पे ये सब प्रॉपर्टीज़ नहीं हम पढ़ते, उस टाइम हम कुछ और ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो बेसिकली अभी हमें इन प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करना है, जो कि है आपका बल्क मैटर या फिर मैटर की जो स्टेट्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि एक होता है आपका प्लाज्मा, और जो फिफ्थ वन होता है दैट इज़ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। बट क्योंकि आप जानते हैं कि ये जनरली हम तीन स्टेट्स ऑफ मैटर ही पढ़ते हैं, बाकी दो को हम नहीं पढ़ते, तो हम जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस के साथ जाएंगे। तो अब बेसिकली बात करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की कोई सब्सटेंस जो है वो सॉलिड कब होगा, लिक्विड कब होगा, गैस कब होगा, ये डिटरमाइन कौन करता है। तो ये चीज़ें डिटरमाइन करती हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे कि आप जानते ही हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि मैटर की जो फिज़िकल क्लासिफिकेशंस हम करते हैं, मैटर की फिज़िकल क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं, दैट इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जो आपके पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, जिनको हम एटम्स भी बोल देते हैं कई बार, वो कितना पास हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा पास हैं तो सॉलिड बनता है, उसमें थोड़ा सा गैप रहता है तो लिक्विड बनता है, और ज़्यादा गैप रहता है तो गैस बनता है, ठीक है। तो अब हम जनरली बात कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस, क्योंकि वो मैटर का पार्ट होगा, तो या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या फिर वो गैस होगा। अब हमें ये पता करना है कि सॉलिड कब होगा, लिक्विड कब होगा, और वो गैस कब होगा। तो अगर उसका, उस सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से अबव होगा, ठीक है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तो यानी वो आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वो सॉलिड क्यों बनेगा, क्योंकि अब मान लीजिए जैसे अब रूम टेम्परेचर हम मान लेते हैं आपका जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है। अब मान लीजिए कोई सब्सटेंस है मेरे पास, जैसे कि
आपका कोई भी आप एक सब्सटेंस मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस ए है। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस रूम टेम्परेचर पे ऑफ कोर्स ये सब्सटेंस सॉलिड होगा, क्योंकि ये लिक्विड तभी बनेगा जब ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तभी ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, सो इन दिस वे आई कैन से द सब्सटेंस इज सॉलिड। ठीक है, और लिक्विड कब हम बोलेंगे किसी भी सब्सटेंस को, अगर उसका जो रूम टेम्परेचर, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम है, बट बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। जैसे अब ये तो सब्सटेंस ए को हमने सॉलिड बोल दिया। अब लिक्विड कौन होगा, लिक्विड के लिए एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए सब्सटेंस बी है, जैसे कि पानी का ही एग्जांपल ले लीजिए आप। तो अब पानी का अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट देखूं तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर से कम है ना, तो इसीलिए ये लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। बट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। दैट्स वाई इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड स्टेट, तभी वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, वैसे ही आप एक गैस के लिए बोल सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे गैस में कब होगा, जब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, वो बिलो होगा रूम टेम्परेचर से, यानी रूम टेम्परेचर से नीचे नीचे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। जैसे कि आपका नाइट्रोजन गैस होती है या और भी गैस हैं, तो उनका बहुत ही ज़्यादा बिलो होता है, मतलब माइनस नेगेटिव में आपका होता है, इतना ज़्यादा कम डिग्री सेल्सियस में जो है वो टेम्परेचर रहता है, तो वो गैस स्टेट में ही एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो जनरली आपको पता ही है कि जब भी हम यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो जनरली हम इन तीनों को क्लासिफिकेशन या कंपैरिजन करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये जल्दी से थोड़े थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे सबके। सो सॉलिड के साथ स्टार्ट करते हैं। जनरली हमने सॉलिड लिक्विड गैस ही लेने हैं। तो सॉलिड में अगर हम बात करें तो सॉलिड में क्या है, आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, क्लोजली पैक्ड। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं लिक्विड की, और फिर जनरली हम बात कर लेंगे गैस की। अब लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, इसमें लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ जाती है तो पैकिंग घट जाती है। वहीं पे अगर गैस की आप बात करते हैं तो दीज आर सफिशेंटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस तरह के हैं, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास हैं और बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी सबसे ज़्यादा होंगे। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। वहीं पे लिक्विड्स की बात करें तो वीकर वीकर हैं सॉलिड से, बट स्ट्रॉन्गर देन गैस। भाई गैस से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं बट सॉलिड से वीक हैं। अब वहीं पे हम अगर हम बात करते हैं गैस की, तो वीकेस्ट हैं, या बोल सकते हैं कि नेग्लिजिबली स्मॉल हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की। अब डेंसिटी क्या होता है, जब हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो डेंसिटी इज़ मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, भाई कितना किसी चीज़ का मास है, कितनी वॉल्यूम है, मतलब कितनी जगह में कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या एटम्स आ रहे हैं, तो वो तभी आएंगे जब वो क्लोजली पैक्ड होगा। अब ये सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है तो ऑफ कोर्स इसकी डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, अब दूसरे वाले की हम बात कर लेते हैं तो लिक्विड्स की डेंसिटी जनरली कम होती है, लो होती है किससे, सॉलिड से, और लो देन सॉलिड। ठीक है, जनरली, वैसे एक्सेप्शन भी होते हैं इसमें, लो देन सॉलिड बट हाई देन गैस। ठीक है, एक्सेप्शन अगर आपको जानना हो तो एक्सेप्शन वाटर होता है इसमें। वाटर में सॉलिड स्टेट में डेंसिटी कम होती है और लिक्विड स्टेट में डेंसिटी ज़्यादा होती है, तभी तो आपकी आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। ठीक है, तो जस्ट एक एक्सेप्शन है, वो आपको जैसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर या आपको एक्सेप्शन के बारे में पता चल जाएगा।
वहीं पे गैसेस के बारे में आप जानते ही हैं कि सबसे लोएस्ट होगी डेंसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अगर हम मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को, एटम्स या जिनको हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर बोलते हैं, उनकी पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो वो फिक्स रहेंगे, यानी फिक्स पोजीशन किसकी, आपके मॉलिक्यूल्स की। तो क्या इसमें मोशन होगा? तो मोशन में देखिए ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है भाई, जैसे कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन हम बोलते हैं, ठीक है। और कोई अपनी ही जगह पर घूम रही है तो उसको हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं। तो ना ही इसमें ट्रांसलेटरी है ना ही इसमें रोटेटरी है, इसमें सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है। कौन सी होती है? वाइब्रेटरी मोशन। और ये वाइब्रेटरी मोशन भी ज़्यादा तब बढ़ती रहती है जैसे हम टेम्परेचर देते हैं ना, तो वाइब्रेटरी मोशन, जो भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है। बट अगर हम लिक्विड्स में बात करें तो लिक्विड में आपका पार्शियल ट्रांसलेटरी और पार्शियली रोटेटरी मोशन भी होती है, मतलब कुछ हद तक, और वाइब्रेटरी तो होती है। बट जब आप गैसेस में बात करते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा जगह होती है ना, तो वहाँ पर आपकी ट्रांसलेटरी भी आएगी, ठीक है, रोटेटरी भी आएगी और वाइब्रेटरी भी आएगी। तभी तो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये बस मतलब कोलाइड करते रहते हैं आपस में, मतलब ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, ये लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी, वाइब्रेटरी मोशन सारी मोशंस होती हैं। अब हम वहीं पे अगर हम बात करें, कुछ पॉइंट्स तो आपको जनरली पता ही होते हैं कि अगर शेप साइज़ की बात करें तो इसका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगी। और वहीं पे अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का डेफिनेट शेप होगा, ठीक है, मतलब डेफिनेट शेप नहीं होगा। और आपकी बट जो वॉल्यूम है दैट विल बी डेफिनेट, वॉल्यूम तो डेफिनेट है बट शेप चेंज करेगी। जैसे मान लीजिए आपने गिलास में पानी डाला, सो इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास। बट इफ़ यू पुट द सेम वाटर इन अ ओपन कंटेनर देन इट विल टेक दैट शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब जिस चीज़ में आप डालेंगे उसका आकार ये बना लेगा। गैसेस में क्या होता है? गैसेस में ना ही आप बोल सकते हैं, ना ही डेफिनेट शेप रहती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम रहती है, ठीक है। डेफिनेट शेप तो होती नहीं है, ठीक है। जैसे अब आपने बैलून में हवा भर दी, अब आप उसको दबाएंगे तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप जो है उसी बैलून को अगर आप फोड़ देते हैं तो वो पूरी की पूरी गैस आपके पूरे रूम में फैल जाएगी, यानी वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है। पहले वो पूरी की पूरी गैस एक छोटे से बैलून के अंदर भर जा रही थी, बट जैसे ही वो बैलून से बाहर निकली तो उसने पूरे के पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लिया। तो मतलब क्या बोल सकते हैं आप, ना ही डेफिनेट शेप ना ही डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी के हिसाब से अगर हम कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंशन की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप प्रेशर को लगाएंगे तो चीज़ कितना कंप्रेस होगी। कंप्रेशन करते टाइम जब आप प्रेशर लगाते हैं तो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस, जो गैप होता है वही कम होता रहता है। और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन मतलब थर्मल एक्सपेंशन, कि आप टेम्परेचर देंगे तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कितना दूर जाएंगे। तो दो चीज़ों की बात कर रहे हैं हम, एक तो कंप्रेशन और एक थर्मल एक्सपेंशन। कंप्रेशन आता है जब प्रेशर आप बढ़ाएंगे, और थर्मल एक्सपेंशन आता है जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो ऑफ कोर्स सॉलिड में आपने बोला टाइटली पैक्ड है, पहले ही जगह नहीं है, तो और प्रेशर लगा कर वो जगह जब है ही नहीं इनके बीच में तो वो कम भी इतना ज़्यादा नहीं होती, तो इनकी लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है, लीस्ट और नो कंप्रेसिबिलिटी। बट थर्मल एक्सपेंशन की बात की जाए तो इनमें थर्मल एक्सपेंशन भी होती है बट आपकी कम होती है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं लिक्विड्स में, तो लिक्विड्स में क्या होती है कि कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक, मतलब स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्योंकि इनके बीच में आपको पता है कि हल्का हल्का गैप्स होते हैं,
तो जब प्रेशर लगाया जाएगा तो वो गैप्स थोड़े से कम होंगे, तो थोड़ी कंप्रेसिबिलिटी इसके कंपैरिजन में होती है, बट फिर भी एज कंपेरेटिव इतनी ज़्यादा नहीं होती। गैस के केस में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें गैप सबसे ज़्यादा आते हैं। और वही काम आपका थर्मल एक्सपेंशन का भी है कि इसमें थर्मल एक्सपेंशन आपके भी थोड़ी आपके इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ही ज़्यादा होती है और इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। ठीक है, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। ठीक है, तो हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर लेते हैं। अब मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मीनिंग क्या है? देखिए, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे कि अभी हम जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। अब सॉलिड, तो सॉलिड के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड के 2 पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किनके बीच में, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में, चाहे वो मॉलिक्यूल सॉलिड के हों चाहे वो लिक्विड के हों। लिक्विड में थोड़ा सा गैप ज़्यादा होगा और गैस में ये गैप बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये जो फोर्सेस आ रहे हैं इन्हीं को हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस 2 तरह के होते हैं। ठीक है, या तो आपके 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस, उनको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, या तो मॉलिक्यूल के ही अंदर के फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी कौन से फोर्सेस हैं तो हम देख लेते हैं। पहले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की हम बात करते हैं, जैसे कि आपके द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं किसमें हैं ये? existing among the molecules of a substance। अब हम substance की बात कर रहे हैं, so the substance can be solid, it can be a liquid और it can be a gas। ये solid भी हो सकता है substance, liquid भी हो सकता है, gas भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने 3 का एग्जांपल दिया आपको। so these are called इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोल देते हैं। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अब हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेकर चलने हैं, तो मान लीजिए मैंने एक सब्सटेंस ले लिया आपका, या एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया। मान लीजिए मैंने ए बी मॉलिक्यूल ले लिया, ए बी मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ए बी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल लिया, ये कुछ सब्सटेंस है जिसका एक मॉलिक्यूल है, ए बी नाम है इसका। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, एक सब्सटेंस का एग्जांपल दे रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर का। तो ऐसा जब मॉलिक्यूल एक और होगा और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, सॉलिड लिक्विड गैस की हम बात कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल से तो बनेगा नहीं, क्योंकि हम बल्क मैटर की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? बल्क मैटर की। तो वहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स के जो बीच के फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब मॉलिक्यूलर फोर्सेस में 2 टाइप्स आ गई। एक तो आ गई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और जो दूसरी होती है उनको हम कहते हैं इंट्रा। अब ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस आपके सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर होंगे। ठीक है, तो मतलब फोर्सेस विच एग्जिस्ट विद इन द सेम मॉलिक्यूल। सो दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग, ये कहाँ पर हैं? विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अब इसका भी एग्जाम्पल, अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल यही लेना चाहूँगा, ए बी। अब ए और बी ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ए बी जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आप जानते हैं कि जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है। मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बन रहा है। ठीक है, दोनों एटम्स अलग हैं, एक एटम ए है दूसरा एटम बी है। ठीक है, तो इसके बीच में जो आपका ये बॉन्ड बन रहा है, या फिर ये एक तरह के फोर्सेस ही हैं, तो ये वाला फोर्स कौन सा हुआ आपका?
इसको आप इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। तो आपको पहले इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझना है, फिर हमारा जो मेन टाइप रहेगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स रहेंगे, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि जो भी हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़े हैं कि जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, अब उसका टाइप क्या रहता है। ठीक है, अब टाइप्स पढ़ने के लिए हमारे 6 तरह के टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, दूसरा होता है आयन डाइपोल फोर्सेस, तीसरा होता है हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, चौथा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, पांचवा होता है डिस्पर्जन फोर्सेस, और छठा होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब आपने यहाँ पे 2-3 टर्म्स पढ़ी, एक हम बार बार बात कर रहे हैं यहाँ पे आयन की, ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं डाइपोल की, और तीसरा हम बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड डाइपोल की। अगर ये टर्म्स आपको समझ में आ गई तो आपको क्या समझ में आ जाएगा, आपको ये फोर्सेस भी समझ में आ जाएंगे। एक्चुअली में ये एक डाइपोल और दूसरे डाइपोल के बीच के फोर्सेस हैं, जिनको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। दूसरा आपका आयन और डाइपोल के बीच के हैं, तीसरा आपका आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच के हैं, चौथा आपका डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच के हैं, और बाकी पांचवा और छठा जो है आपका डिस्पर्जन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक डाइपोल एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आयन के बारे में बताना चाहूँगा और इंड्यूस्ड डाइपोल के बारे में बताना चाहूँगा। फिर मैं एक एक करके सबके एग्जाम्पल लेकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आयंस क्या होती हैं, देखिए आयंस हमने इससे पहले वाली क्लासेस में भी हम पढ़ के आए हैं। आयंस आर नथिंग बट दीज आर द चार्ज्ड एटम्स। आयंस क्या होती हैं, दीज आर द चार्ज्ड एटम्स, मतलब कोई भी एटम है उसके ऊपर कोई भी चार्ज आ जाएगा तो उसको आप आयन बोल देंगे। जैसे मान लीजिए सोडियम है और सोडियम के ऊपर मैंने चार्ज लगा दिया, तो ये क्या बन चुका है, ये अब एक आयन बन चुका है। कौन सी आयन है ये, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, दिस इज द पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम कैटायन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटायन बोल देते हैं। अगर मैंने क्लोरीन ले लिया और मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हो गई या नेगेटिव आयन हो गई, जिसको हम एनायन बोल देते हैं। ठीक है, तो आयन का मीनिंग तो आपको पता लग गया। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको डायपोल। देखिए आयन को समझ लिया आपने, आयंस कब बनती हैं ये भी समझ लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। आयन कब बनती हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, यानी आपके अगर किस तरह के कोवेलेंट कंपाउंड, सॉरी किस तरह के कंपाउंड्स में आपको आयंस मिल जाते हैं, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में, इलेक्ट्रोवैलेंट जिनको हम आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इनको आयनिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि आयन से बनते हैं। जैसे कि एक आयनिक कंपाउंड हो गया आपका NaCl, यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड दी NaCl। जो हम नमक खाते हैं, दैट इज़ द कॉमन सॉल्ट वी ईट, सो NaCl। ठीक है, सो आयंस, तो इसका आपको आइडिया मिलना चाहिए। अब आ जाते हैं डाइपोल पे। तो अब डाइपोल जो होते हैं ये आपके आते हैं, पहले तो जैसे इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया आयनिक कंपाउंड का। अब यहाँ पर आपको समझना है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और इनमें जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे कि HCl है, तो HCl क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में होगा क्या, अब क्लोरीन क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और अभी आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ के आए हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ। मतलब ये क्या करेगा, अब ये जो बीच में आपका, जिसको आप बॉन्ड भी बोलते हैं या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है। तो अब इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बीच में ना रहकर क्लोरीन के थोड़ा सा पास पहुंच जाएंगे, क्लोरीन के ज़्यादा पास पहुंच जाएंगे, बीच में नहीं रहेंगे, क्लोरीन के थोड़ा पास। इसकी वजह से क्लोरीन पे एक तरह का स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके ज़्यादा पास हैं। और हाइड्रोजन पे एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
क्योंकि ये हाइड्रोजन से दूर हैं। तो ये चार्जेस आपके पार्शियल चार्जेस भी हम बोलते हैं। यहाँ पर जो चार्जेस अपीयर होते हैं इनको पार्शियल चार्जेस हम बोलते हैं, और वहीं पर जब आयंस बनती हैं तो कंप्लीट चार्जेस आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस आपको बताया जा रहा है। तो पार्शियल चार्जेस बन गए, और यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा एक डायपोल का काम करेगा। तो डायपोल का मतलब क्या है? डायपोल का मतलब है कि डाय मतलब दो, डाय मतलब दो पोल, मतलब यहाँ पर दो पोल मतलब दो चार्जेस की बात हो रही है, जो कि बीच में जिनके मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस से वो सेपरेटेड हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि बीच में तो बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर दूसरा एटम, ठीक है, दोनों पे चार्जेस आ रहे हैं, वो भी पार्शियल। इस तरह से डायपोल बन गया। और इंड्यूस डायपोल क्या होता है? इंड्यूस होना। इंड्यूस होना मतलब किसी दूसरे के कारण बनना। डायपोल मतलब पहले नहीं था, बट किसी दूसरे के कारण बन गया। ठीक है, मतलब डायपोल पहले नहीं था, बट दूसरे के कारण बन गया। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक HCl मॉलिक्यूल लिया, और उसके पास में एक दूसरा मॉलिक्यूल लेकर आया। ठीक है, अब मान लीजिए, अब मॉलिक्यूल्स भी आपके कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं पोलर, और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। इसको भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये 6 के 6 एक ही गो में आप इजीली इनको समझ पाएंगे। अब पोलर कौन से होते हैं? पोलर वो होते हैं कि जिनमें ये जो मैंने चार्जेस बताए ना, ये उनमें होते हैं, ऐसे डायपोल उनमें बनते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर कर दिया डेल्टा पॉजिटिव, तो ये डायपोल बन गया। तो ये पोलर हैं आपके, दीज आर कॉल्ड द पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर कौन से होते हैं? जिनमें बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ही तरह के एटम्स लगे हों, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको H2 मॉलिक्यूल हम बोल देते हैं। अब क्या ये हाइड्रोजन दोनों सेम ही तरह के हैं? तो इनके शेड पेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में होंगे, यानी ना इसके ज़्यादा पास ना इसके ज़्यादा पास, तो ये नॉन पोलर हो गए। तो इंड्यूस्ड डायपोल किस में बनते हैं? आपके नॉन पोलर के केस में। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए, ये आपको एक एग्जांपल दे दिया कि यहाँ पर तो अभी डायपोल नहीं बना, बट अगर मैं एक HCl का मॉलिक्यूल इसके पास रख दूँ, तो अब ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, और ये है डेल्टा प्लस। तो ये इस वाले को क्या करेगा? ये इसके भी शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो वो खींचने की वजह से थोड़ा सा इस हाइड्रोजन के ज़्यादा पास आ जाएंगे। बट ये हाइड्रोजन नहीं खींच रहा है, वो इसके बगल में रखा हुआ ये HCl मॉलिक्यूल का क्लोरीन खींच रहा है, तो उसकी वजह से इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये जो चार्जेस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं इसकी वजह से, मतलब ये इनको इंड्यूस कर रहा है, ये इनको इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर ये यहाँ पर ना हो तब ये चार्जेस नहीं आएंगे। तो ऐसे डायपोल को आप इंड्यूस डायपोल बोलते हैं। फिर आप पूछेंगे कि ये वाला डायपोल कौन सा हुआ, कि जो पहले से ही होता है, तो इसको परमानेंट डायपोल हम बोलते हैं। ये परमानेंट डायपोल्स होते हैं। ठीक है, तो अब एक एक टॉपिक को उठाते हैं और डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेन कुछ हमें टर्म्स का यहाँ पे पता चल चुका है, अब डिटेल में एक एक को स्टडी करेंगे।